हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। दोस्तों, ढेर सारे कमेंट, ढेर सारे मैसेज आए दिन मोबाइल पे भरे पड़े रहते हैं। पेपर कब होगा सीईटी का? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे पेपर कब होगा, नोटिस कब आएगा एचएसएससी का, ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अंतिम दिनों में तैयारी कैसे करनी चाहिए एक स्टूडेंट को, तो वो भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये अंतिम तैयारी कैसे करें, मैं हर रोज हजारों बच्चों से बातचीत करता हूं। दोस्तों, ऐसे बच्चे भी मेरे लिंक में हैं जो गवर्नमेंट जॉब सेलेक्ट हो गए हैं, ऐसे बच्चे भी हैं जो फ्रेशर हैं, ऐसे बच्चे भी हैं जिनका 3-3 साल का, 4-4 साल का संघर्ष हो गया है लेकिन सेटिंग नहीं हुई है। तो दोस्तों, मेरे साथ बहुत सारे टीचर भी जुड़े हुए हैं, तो मैं हर रोज हर तरीके के लोगों से बातचीत करता हूं। वहां से जो निष्कर्ष निकलता है दोस्तों, वहां से जो चीजें निकल के आती है, वो चीज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ठीक है, तो यदि आप लोग जानना चाहते हो पेपर कब होगा, नोटिस कब आएगा और तैयारी कैसे करनी है, इस वीडियो को एंड तक देख लेना, आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाएगी। दोस्तों, हम एक एक करके पॉइंटों को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, एचएसएससी ने टेंडर जारी किया था आज से 1 महीना पहले। आज से 1 महीना पहले टेंडर का नोटिस निकाला था कि हमें भाई सीसीटीवी कैमरे लगवाने हैं, हमें बायोमेट्रिक अटेंडेंस करवानी है, हमें फ्रिस्किंग करवानी है। तो दोस्तों, इस चीज के टेंडर निकाले थे एचएसएससी ने। अब वो टेंडर कैंसिल कर दिए 1 तारीख को। 1 तारीख को वो नोटिस कैंसिल कर दिए जो इन्होंने टेंडर निकाला था। यानी कि पिछले जून के महीने में टेंडर को लेकर जो भी काम हुए थे, जो कार्यवाही हुई थी, वो कैंसिल हो चुके हैं। अब 2 तारीख ने वापिस एचएसएससी ने टेंडर का नोटिस निकाला कि भाई हमें ये चीज चाहिए, इन कंपनी मतलब इस टाइप की कंपनी हमसे संपर्क कर सकती है, अपनी कोटेशन दे सकती है, फिर हम देखेंगे कि जिसका सस्ता पड़ेगा हमें उसको हम टेंडर दे देंगे। सीसीटीवी कैमरे चाहिए हैं, हर रूम में सीसीटीवी कैमरा लगेगा, फिर वो वहां पे लाइव स्ट्रीम होगा, कहां पे? एचएसएससी के ऑफिस में। वहां बैठे बैठे लोग देखेंगे कि भाई कहीं किसी सेंटर पे कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है ना। तो ये सारी चीजें दोस्तों अब दोबारा से प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। अब इन्होंने ये कहा है कि आप 10-12 तारीख तक, क्या है, 10-12 तारीख तक आप हमें बता दीजिए कौन कौन टेंडर लेने में इंटरेस्टेड है। क्या है, 10-12 जुलाई तक आप हमें बता दीजिए कि टेंडर लेने में, ये काम करने में कौन कौन इंटरेस्टेड है। यदि आपका इंटरेस्ट हो और आप एचएसएससी की कंडीशन को पूरा करते हो, तो आप इस टेंडर के लिए अप्लाई कर सकते हो, कैमरे के लिए, फ्रिस्किंग के लिए, बायोमेट्रिक के लिए। ठीक है, चलो जी। अब 10-12 तारीख तक ये कार्रवाई हो जाएगी। 2-3 दिन में दोस्तों फिर टेंडर किसी ना किसी को वो मिल जाएगा। क्या है, किसी ना किसी को मिल जाएगा। अब दोस्तों, जिस भी कंपनी को ये टेंडर मिलेगा, जिनको हजारों कैमरे लगाने हैं, हजारों लोगों की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि सेंटर बहुत सारे हैं। अब दोस्तों, जिस भी कंपनी को टेंडर मिलेगा, क्या उसके पास ऑलरेडी इतना सामान होगा कि वो भाई 5 दिन में वो सारे कैमरे भी लगा देगी और सारी सेटिंग भी कर देगी, वो स्टाफ की मैनेजमेंट भी कर देगी? तो यहां पर दोस्तों, जब तक 15 जुलाई आएगी तब तक ये टेंडर का ही काम होगा। फिर दोस्तों 10-15 दिन क्या चाहिए? क्या 10-15 दिन इन जिस कंपनी को ये ठेका मिलेगा काम करने का, क्या उनको कुछ टाइम नहीं चाहिए? कैमरे लगाने हैं तो कैमरे लगाने में भी टाइम लगता होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि एक इंसान भाई 1 मिनट में ऐसी चुटकी बजाएगा और वो सभी सेंटरों में अपने कैमरे लगा देगा, फिर नेटवर्किंग करके वहां पे अपना सेटिंग कर देगा एचएसएससी ऑफिस में, ले भाई ये दिखने लगे कैमरे। भाई हर चीज के लिए टाइम तो चाहिए। तो 10-15 दिन तो दोस्तों आप मान के चलो इन कंपनियों को भी टाइम चाहिएगा। इस तरीके से दोस्तों 15 जुलाई हो गई थी, 15 दिन ये 30 जुलाई। क्या है, 30 जुलाई, यानी कि जुलाई का महीना आपका गया। क्या है, जुलाई का महीना आपका गया जी। जुलाई के अंदर पेपर नहीं होगा, प्रैक्टिकल आप देखोगे तो। क्या है,
प्रैक्टिकल आप देखोगे तो दोस्तों पिछली बार एनटीए ने पेपर करवाया था, उसने भी टाइम लिया था। अब इस बार खुद एचएसएससी कराएगी तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा ना। ठीक है, जुलाई का मामला समझ में आ गया। तो जुलाई में तो आपका पेपर नहीं हो रहा। अब दोस्तों पेपर जुलाई में नहीं हो रहा तो अगस्त में होगा या नहीं होगा? दोस्तों एचटेट का एग्जाम है 26 और 27 जुलाई को। क्या है? 26 और 27 जुलाई को। दोस्तों बहुत बड़े एग्जाम, एचटेट का एग्जाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीईटी का एग्जाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इतने बड़े एग्जाम इस डेट में तो होंगे नहीं, इस डेट में तो नहीं होगे ना, जुलाई का महीना तो जा चुका है। अब दोस्तों ये एचटेट का एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है, ऐसी संभावना है। क्या है? ऐसी संभावना है कि एचटेट का एग्जाम पोस्टपोन हो जाए। अब एचबीएससी ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है 26 और 27 जुलाई को पेपर लेने की। पेपर पोस्टपोन हो गया, मान लेते 1-2%, भाई 1-2% पेपर आपका पोस्टपोन हो गया तो ये पेपर दोस्तों 1 वीक ही आगे जाएगा। क्या है? 1 वीक ही आगे जाएगा। तो 26 से 27 जुलाई की जगह पे इसमें दोस्तों 7 दिन ऐड कर लो, यानी कि पहला सप्ताह जो अगस्त का पहला सप्ताह है, जो अगस्त का पहला सप्ताह है उसमें एचटेट का पेपर हो सकता है यदि ये पोस्टपोन हो जाता है तो। ठीक है, अब पहले सप्ताह में एचटेट आ गया, अब साथ में दोस्तों उसी सैटरडे को, उसी रविवार को सीईटी तो नहीं होगा, 101% नहीं होगा। अब दोस्तों दूसरे सप्ताह में 15 अगस्त का मामला आ गया। क्या आ गया? 15 अगस्त का मामला, मतलब 15 अगस्त के आसपास पड़ेगा। मैंने दोस्तों ये परी मैंने डेट नहीं देखी, मैं आपको जस्ट प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं। 15 अगस्त का मामला आ गया, 15 अगस्त के आसपास ऐसे पेपर नहीं होगा। 15 अगस्त के बाद दोस्तों पेपर हो सकता है। क्या है जी? आपका एग्जाम सीईटी का हो सकता है। कब? 15 अगस्त के बाद। आप बताओ एक बार यहां तक आपको चीजें समझ में आई या नहीं आई? प्रैक्टिकल चीजें हैं या नहीं है? प्रैक्टिकल चीजें हैं। तो दोस्तों सीईटी का एग्जाम 15 अगस्त के बाद संभावना है, जैसे प्रैक्टिकल हम बात कर रहे हैं उसके अनुसार। तो हम 15 अगस्त के बाद मान के चलेंगे कि 15 अगस्त के बाद पेपर होगा जी। अब दोस्तों बात ये आती है, बात क्या आती है आगे, एग्जाम में अंतिम तैयारी कैसे करें? कितने दिन आपके पास हो गए दोस्तों? कितने दिन आपके पास हो गए? 25 दिन आपके जुलाई के पड़े हैं, 15 ये वाले दिन पड़े हैं, तो 40 प्लस दिन आपके पास हैं या नहीं है? 40 दिन आपके पास हैं या नहीं है? संभावना है 40 दिन आपके पास हैं। ठीक है, अब 40 दिनों में आप तैयारी कैसे करोगे उसके ऊपर थोड़ा सा विचार विमर्श कर लेते हैं। पहले हमें एग्जाम पैटर्न समझना पड़ेगा, एग्जाम में क्या कुछ आता है, किस तरीके से आता है, कौन से सब्जेक्ट के कितने सवाल पूछ जाते हैं संभावित। तो दोस्तों हरियाणा जीके के कितने सवाल पूछे जाते हैं? हरियाणा जीके के 25 सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, मैथ के 15 सवाल पूछे जाते हैं, रीजनिंग के 15 सवाल पूछे जाते हैं, हिंदी के 15 सवाल पूछे जाते हैं, इंग्लिश के 15 सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपके 15 चौके 60, 60 और 25 80 85। तो यहां तक का मामला कितने का हो गया? 85 मार्क्स का, 85 प्रश्नों का हो गया। ठीक है, 85 मार्क्स का हो गया। अब पेपर आपका 100 नंबर का आएगा, बाकी 15 नंबर किस चीज के हैं दोस्तों? कंप्यूटर, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको। साथ में आप भाई एक आध सब्जेक्ट बच गया हो वो भी मान लेना। ठीक है, तो ये चीजें कितने नंबर की आएगी? 15 नंबर की। कितने नंबर की? 15 नंबर की। यानी कि इन 85 को कवर करना है तो ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, और बाकी 15 नंबर को कवर करना है, कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, कम से कम 8। इन 8 सब्जेक्टों के
नंबर मिला के कितने बनेंगे? 15। 8 सब्जेक्टों के नंबर मिला के मान लेते हैं कंप्यूटर के 2-3 आ गए, बायोलॉजी के 2-3 आ गए, फिजिक्स का 1-2 आ गया, केमिस्ट्री का 1-2 आ गया, हिस्ट्री के 3-4 आ गए, पॉलिटी के 2-3 आ गए, ज्योग्राफी का 1-2 आ गया, इको का 1-2 आ गया। तो सभी के मिला के 15 पर्सन बनेंगे, 15 नंबर बनेंगे और इन 5 सब्जेक्ट के 85 नंबर बनेंगे। अब जो बच्चा समझदार होगा वो किसके ऊपर ज्यादा फोकस करेगा? वो इन 15 नंबरों को लेने की कोशिश करेगा या फिर इस 85 को कवर करने की कोशिश करेगा लास्ट के 40 दिनों में? आप खुद सोच लीजिए बच्चा किसके ऊपर फोकस करेगा। अब दोस्तों बात ये करते हैं, अब इन 40 दिनों में 2 प्रकार के बच्चे हैं जो एग्जाम में बैठेंगे। एक तो वो बच्चे हैं जिनको 3-3 साल 4-4 साल हो गए लाइब्रेरी में जाते हुए, अपनी कोचिंग सेंटर की पढ़ाई करके, किसी के कोर्स ज्वाइन करके वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ओल्ड स्टूडेंट जो पिछले एग्जाम में कोई 2 नंबर से रह गया होगा, कोई 3 नंबर से रह गया होगा, वे ओल्ड स्टूडेंट है। उनके लिए दोस्तों अब उनको अलग तरीके से अपना काम करना चाहिए। एक है दोस्तों फ्रेशर स्टूडेंट जिन्होंने हाल ही में +2 करी है या भाई एक आध साल हो गया है, जिसको इस मामले को देखते हुए, इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जानते हुए। 2 प्रकार के लोग हैं, फ्रेशर बच्चे भी हैं और ओल्ड स्टूडेंट भी हैं। अब दोस्तों ओल्ड स्टूडेंट को अलग तरीके से अपनी कार्यवाही करनी चाहिए, रणनीति बनानी चाहिए, और जो फ्रेशर बच्चा है उसको अलग तरीके से अपनी रणनीति बनानी चाहिए। ओल्ड स्टूडेंट उसने अपना सिलेबस कम से कम भी 5, 10, 20, 50 बार अपना सिलेबस कवर कर रखा होगा, उसने अपना सिलेबस पूरा का पूरा पढ़ रखा होगा, ठीक है। अब उसको थ्योरी के में टाइम लगाने की बजाय किस में टाइम लगाना चाहिए? उसको प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा क्या है दोस्तों, मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। क्या है? ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, वो भी फुल लेंथ। यानी कि भाई जो सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आएंगे वो सारे फुल लेंथ टेस्ट आपको लगाने चाहिए। इन 40 दिनों में फुल लेंथ कंप्लीट सिलेबस को कवर करते हो वे मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। ये मॉक टेस्ट इस तरीके से होने चाहिए, टाइम लिमिट के साथ। क्या है? टाइम लिमिट के साथ। ऐसा नहीं है कि आपने 12 बजे एक मॉक टेस्ट को स्टार्ट किया, आप उसको 3 बजे सबमिट कर रहे हो। जितना HSSC टाइम देती है आपको एक पेपर को सबमिट करने में, 90 मिनट, 90 मिनट के अंदर आपको अपना मॉक टेस्ट जमा करवाना है, अपना सबमिट करना है। ऐसा मॉक टेस्ट देना है जिसमें सारे सब्जेक्ट हो, ठीक है। CET का पैटर्न जिसने फॉलो कर रखा हो, वे टेस्ट आपको हर रोज देने हैं, ज्यादा से ज्यादा देने हैं। तब इसके अलावा अब दोस्तों यहां पर बहुत सारे सब्जेक्ट आपके अच्छे होंगे, बहुत सारे पर्सन हो सकता है आपके गलत आ जाए। जो पर्सन गलत आए, जहां पे आपके नंबर कटे, उस गलत वाले पर्सन को देखो और उस टॉपिक को ही कवर कर दो, उस टॉपिक को ही कवर कर दो आप साथ में, ठीक है। इसके अलावा यदि लगातार किसी एक सब्जेक्ट में या किसी सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर कट रहे हैं, क्या है? किसी सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर कट रहे हैं, लगातार ज्यादा नंबर कट रहे हैं, आपके पर्सन गलत हो रहे हैं, उस सब्जेक्ट को दोबारा से अच्छे से पढ़ लो। भाई किसी का स्पेशल बैच हो आपके पास रिकॉर्डेड, वो रिकॉर्डेड बैच पढ़ लो। आपका कोई बड़ा भाई हो, बड़ी बहन हो, उनसे पढ़ लो। कोई पर्सनल टच में टीचर हो जो आपको अच्छे से जल्दी कवर करवा दे उस पूरे सब्जेक्ट को, उससे पढ़ लो। लेकिन यदि लगातार, जैसे भाई आपके रीजनिंग के पर्सन लगातार गलत हो रहे हैं, हर बार रीजनिंग से आपके नंबर ज्यादा कट हो रहे हैं, तो दोस्तों रीजनिंग को दोबारा से पढ़ लो जहां से आपका मन करे। क्लियर है? मैथ में ज्यादा नंबर कट रहे हैं हर बार, मैथ को दोबारा से रगड़ लो। साथ में दोस्तों लगातार अपने नोट्स पढ़ो पुराने वाले। क्या है? नोट्स पढ़ो अपने, जो खुद के आपके नोट्स है ना, उन नोट्स को पढ़ो, क्योंकि किताबें पढ़ने का टाइम नहीं है। अब नोट्स पढ़ो अपने, ठीक है, जो आपने खुद के बना रखे हैं। नई नई किताबें खरीदने की जरूरत नहीं है।
जो अपने नोट्स बना रखे हैं उन्हीं को 3 बार 4 बार रिवीजन कर सकते हो ना, उनको अपना इस तरीके से मेंटेन कर लो टाइम को कि आप इन 40 दिनों में 3 बार कम से कम अपने नोट्स को पूरा फारिग कर दो, पूरा का पूरा रिवाइज कर दो। ठीक है दोस्तों, जीके का जो सेक्शन है, जीके, मैं हरियाणा जीके की बात कर लेता हूं। हरियाणा जीके के कम से कम 4 से 5 टॉपिक आपको डेली कवर करने चाहिए। क्या है? 4 से 5 टॉपिक डेली कवर करने चाहिए। हरियाणा जीके दोस्तों आपके नंबर को बूस्ट करेगी। ठीक है, हरियाणा जीके। इसके अलावा इंडिया जीके के ऊपर आप स्पेशल काम कर सकते हो 1 से 2 घंटा, क्योंकि आप जो बचे हुए 15 नंबर है उनको भी अपनी पकड़ में लेके आ जाओ, उनको भी अपनी पकड़ में लेके आ जाओ। दोस्तों एचएसएससी के जो पीवाईक्यू है, एचएसएससी के जो पीवाईक्यू बुक है, उन बुक को पढ़ो और प्रश्न पेपरों को अटेम्प्ट करो ओएमआर के ऊपर। क्या है? ओएमआर के ऊपर आप अटेम्प्ट करो पीवाईक्यू पेपरों को। वहां से भी गलत क्वेश्चन को आप पढ़ो, समझो। टॉपिक में दिक्कत है टॉपिक पढ़ो, सब्जेक्ट में दिक्कत है तो सब्जेक्ट को कवर करो। लेकिन पुराने पेपर को उससे पैटर्न की पकड़ भी आपकी हो जाएगी। ओएमआर पे करोगे तो आपकी क्योंकि पेपर ऑफलाइन है, ओएमआर के माध्यम से दिक्कत नहीं आएगी आपकी। ठीक है, तो ये काम दोस्तों आपको करना है। डेली मॉक टेस्ट लगाने हैं, डेली पीवाईक्यू की जो ऑफलाइन ओएमआर पे अटेम्प्ट करो। गलती जहां पे मिल रही है उस गलती को सुधारो। ठीक है, और दोस्तों लगातार किसी सब्जेक्ट में नंबर कट रहे हैं, उस सब्जेक्ट को दोबारा से पढ़ो, किसी टीचर से पढ़ो, अपने बड़े भाई बहन से पढ़ो, छोटे से पढ़ो, लेकिन उस सब्जेक्ट को रगड़ दो। ठीक है, और अपने खुद के नोट्स पढ़ो। ज्यादा आपको माथा मारने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज को लेकर। कुछ बच्चे बोलते हैं करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर की क्लास लगवाया करो जी आप यूट्यूब के ऊपर। भाई साहब करंट अफेयर के 2-3 प्रश्न आने हैं, डेली 1-1 घंटा खराब करने का फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है। लास्ट में जब एग्जाम डेट घोषित हो जाए, लास्ट के 10 दिनों में करंट अफेयर की बुक किसी की भी ले आना, जिस भी पब्लिकेशन की आपको अच्छे लगे, सस्ती सी बुक ले आना, पतली सी, उसी में से आपका मामला सेट हो जाएगा। ठीक है जी, ये तो था भाई जो बच्चे पुराने हैं, जिनको 3-3 साल 4-4 साल हो गए हैं इस फील्ड में अपने संघर्ष करते हुए। अब दोस्तों बात आती है जो फ्रेशर बच्चे हैं, जो अभी रिसेंट में 12th करके आए हैं, वो अब चाह कर भी सिलेबस कवर नहीं कर सकते हैं, या भाई जिनको 5-6 महीने हो गए अपनी तैयारी करते हुए, तो वो जो पुराने बच्चे हैं उनके साथ कंपटीशन नहीं कर सकते। लेकिन उनको कुछ ना कुछ ऐसा करने पड़ेगा कि कम से कम उनका सीईटी का जो टेस्ट है वो कम से कम क्वालिफाई तो हो जाए। क्या है? क्वालिफाई तो हो जाए। ऐसा प्रयास तो करना ही पड़ेगा ना। तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये रही ये चीज। अब आप नीचे वाले इस मामले को छोड़ दो, जो ये वाला मामला है इसको छोड़ दो बिल्कुल, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट ज्यादा है, टाइम ज्यादा लगेगा, और फिर जाके 15 प्रश्नों के हकदार बनोगे। अब कोई भी कितना भी तगड़ा पढ़ने वाला हो 15 के 15 नंबर नहीं ले सकता, चाहे बेशक 10-10 साल हो गए पढ़ाई करते हुए, नहीं ले सकता। तो नया बच्चा कैसे लेगा? तो इस सेक्शन को छोड़ दो, आप काम करो इन चीजों के ऊपर। हरियाणा जी के 25 प्रश्न आएंगे, मैथ 15 प्रश्न आएंगे, रीजनिंग 15 प्रश्न आएंगे, हिंदी 15 प्रश्न आएंगे, इंग्लिश 15 प्रश्न आएंगे। इन चीजों के ऊपर काम करो। सिलेबस कम है, नंबर ज्यादा है। 85 में से आपके 70 भी आ गए तो भी बल्ले बल्ले है, आपके 60 भी आ गए तो भी आपका सीईटी क्वालिफाई है, 55 भी आ गए तो भी आपका सीईटी क्वालिफाई है। फिर क्यों इनके पीछे पढ़ना है भाई? 10 सब्जेक्ट पढ़ के 15 नंबर क्यों लेने हैं आपको? आप 5 सब्जेक्ट पढ़ के 60, 70, 85 नंबर का मामला सुलझाओ अपना। ज्यादा समय दो हरियाणा जीके को, क्योंकि हरियाणा जीके आपके नंबर को बूस्ट करेगी, आपके स्कोर को बूस्ट करेगी। ठीक है, अब दोस्तों मैथ में भी आपको पूरा का पूरा भाई मास्टर नहीं बनना, आपको तो अपना पेपर पास करना है। रीजनिंग में मास्टर नहीं बनना, हिंदी इंग्लिश में मास्टर नहीं बनना, हरियाणा जीके में भी मास्टर नहीं बनना।
आपको इतना ही करना है फ्रेशर बच्चे को कि उसकी नैया पार लग जाए। नैया पार कब लगेगी भाई, जो रिजर्व कैटेगरी है वो 40% नंबर ले ले, और जो जनरल कैटेगरी है, अनरिजर्व कैटेगरी है, वो 50% नंबर ले ले। समझ रहे हो, 40 नंबर और 50 नंबर। तो आपको तो केवल इतने नंबर लेने हैं, कम से कम सीईटी पास हो जाएगा, कम समय में सीईटी क्वालिफाई हो जाएगा। अब मास्टर नहीं बनना तो करना क्या है भाई, आपको जैसे मैथ की बात करूं, केवल अर्थमेटिक में जो जनरल मैथ है, बेसिक मैथ आपका, केवल उसके ऊपर काम करो। जैसे आपका परसेंटेज का टॉपिक है, प्रॉफिट लॉस का टॉपिक है, एवरेज का है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, आपका साधारण ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज है, नंबर सिस्टम है, ठीक है, मिश्रण वाले सवाल हैं, क्षेत्रमिति वाले सवाल हैं। तो आप केवल इन टॉपिक को पक्का कर लो, क्योंकि ज्यादा जो सवाल आएंगे वो इस सेक्शन से आएंगे। जो बचा हुआ मैथ का पोर्शन है उससे कम सवाल आएंगे, ज्यादा सवाल इससे आएंगे। आप केवल इन टॉपिक को कवर कर लो, ठीक है। और रीजनिंग की मैं बात करूं, 15 नंबर की रीजनिंग आएगी, तो केवल आप ये वाले टॉपिक पढ़ लो, पूरी रीजनिंग पे माथा मारने की जरूरत नहीं है। पूरी रीजनिंग पे माथा मारने की जरूरत नहीं है। नंबर सीरीज है, अल्फाबेट सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्शन साइंस है, ब्लड है, क्लासिफिकेशन है, एनालॉगी है, स्टेटमेंट वाले सवाल हैं, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट है। तो इस तरीके का जो मामला है ना, आप केवल वो वाला पढ़ लो, क्लोक वगैरह है वो पढ़ लो। इसी में ब्लड रिलेशन आपका आ गया, क्लोक वाला मामला आ गया। तो जो बेसिक बेसिक है ना, केवल वो पढ़ लो। अब हिंदी इंग्लिश बच गई, हिंदी इंग्लिश में भी पूरा आपको मास्टर नहीं बनना, केवल ग्रामर के जो रूल हैं दोस्तों, मोटे मोटे रूल हैं, केवल उनकी पकड़ कर लो। व्याकरण में भी, हिंदी ग्रामर में भी ऐसा ही करो, मोटे मोटे रूल पकड़ लो, नैया पार हो जाएगी। ज्यादा फोकस करो किसके ऊपर, हरियाणा जीके के ऊपर, ठीक है। अब साथ में दोस्तों जो पुराने नए बच्चे हैं, वो आपके डेली टॉपिक वाइज क्या है, डेली टॉपिक वाइज कंटेंट को पढ़ो, टॉपिक वाइज टेस्ट दो, आप छोटे छोटे टेस्ट दो। साथ में डेली फुल सब्जेक्ट का फुल लेंथ के टेस्ट दो, जो सीईटी का पैटर्न कवर करते हो पूरे के पूरे, ठीक है। डेली टॉपिक वाइज भी कोशिश करो, फुल लेंथ टेस्ट भी आप अटेम्प्ट करो, इससे आपकी हेल्प होगी। और जो एचएसएससी के पुराने पीवाईक्यू है, क्या है, पीवाईक्यू है, कोई भी बुक ले लो, उस बुक को डेली पढ़ो, पीवाईक्यू बुक को। जैसे साइंस का सेक्शन आपको कवर करना हो, यदि आपका इन 85 में ठीक ठाक मामला थोड़ा बहुत सेट होता नजर आए, आपको घंटा 2 घंटा देना हो, तो पीवाईक्यू की बुक को दो, पुराने वाले प्रश्न समझोगे, पुराने वाले प्रश्न याद ही हो जाएंगे आपके। और डायरेक्ट दोस्तों 40-50% पुराने पेपरों की बुक से सवाल आपको देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट मिलेंगे। तो पीवाईक्यू और डेली ओएमआर के ऊपर भी आप टेस्ट दो, क्या है, ओएमआर के ऊपर भी टेस्ट दो, ताकि आप पहली बार जा रहे हो पेपर देने के लिए, ओएमआर में आपके गोले गलत ना हो, आपका रोल नंबर गलत ना हो, आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी ओएमआर के ऊपर, कम से कम ओएमआर की गलती से तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं होगे। क्लियर है जी। तो पुराने पेपर ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, फुल लेंथ टेस्ट दो, डेली टॉपिक वाइज टेस्ट भी। आपको फुल लेंथ टेस्ट ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, डेली एक टेस्ट दो। एचएसएससी पीवाईक्यू जैसे 142 पेपरों की बुक आती है एनपीएच की, निधि पब्लिशिंग की, तो आप डेली 1 या 2 पेपर यहां से पढ़ लो, ठीक है। और ओएमआर के ऊपर अटेम्प्ट करना चाहो तो वो आपके लिए दी बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और किसी के नोट्स आप ले सकते हो तो नोट्स ले लो, किसी का कोर्स ले सकते हो जो स्पीडली काम करवा रहा हो, कोशिश करो रिकॉर्डेड कंटेंट देखने की, क्या है, रिकॉर्डेड कंटेंट देखने की, क्योंकि रिकॉर्डेड भाई आपका डबल स्पीड में चल सकता है, 1 घंटे वाला काम आधे घंटे में हो सकता है, ठीक है। तो आप रिकॉर्डेड कंटेंट देखो, किसी का कोर्स ज्वाइन करना है तो कोर्स ज्वाइन करो, नोट्स पढ़ने तो नोट्स ज्वाइन करो, ठीक है। तो ये काम आप करोगे तो दोस्तों आपको पास होने में, सीईटी क्वालिफाई होने में हेल्प जरूर मिलेगी। अब दोस्तों
आप यदि ये देखो कि पुराने बच्चे टाइम कितना दे, तो मैथ रीजनिंग को आप दोस्तों 1-1 घंटा दे दो। क्या है? 1-1 घंटा मैथ रीजनिंग को दे दो, 1 घंटा हिंदी को दे दो, 1 घंटा इंग्लिश को दे दो। हरियाणा जीके को आप 2 घंटे कम से कम दो। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हरियाणा जीके। आप इतना टाइम मतलब 6-7 घंटे डेली आप काम कर लोगे, और साथ में डेली आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर लोगे, कोई भी टेस्ट सीरीज डेली आप PYQ की बुक पढ़ लोगे, और भाई कोई नोट्स किसी साथी के हैं वो पढ़ लो, हमसे लेने तो हमसे ले सकते हो। तो दोस्तों ये काम कर लोगे तो भी आपको CET का पेपर पास करने में 100% हेल्प मिलेगी, CET का पेपर क्वालिफाई हो सकता है। दोस्तों मैं हर रोज ऐसे बच्चों से बातचीत करता हूं, मैं टीचरों से बातचीत करता हूं। भाई टीचर नहीं हूं तो क्या हुआ, लेकिन टीचर तो साथ रहते हैं ना, टीचरों से बातचीत हमेशा होती है, स्टूडेंट से बातचीत हमेशा होती है। तो पता है भाई, तो आप लोग इस चीज को अपना सकते हो, फॉलो कर सकते हो, तो 100% आपको बेनिफिट होगा। ठीक है। अब दोस्तों यदि आपको आपके मन में है कि हमें कोई बैच ज्वाइन करना चाहिए, तो आपके लिए बैच भी उपलब्ध है। इसके अंदर पूरा का पूरा रिकॉर्डेड भी है, लाइव तो चलाएंगे चलाएंगे, रिकॉर्डेड पूरा का पूरा ऑलरेडी है, डबल स्पीड में आप देख सकते हो। ठीक है। KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर हरियाणा जी के आपकी स्कोर को बूस्ट करेगी। टॉपिक वाइज टेस्ट है दोस्तों, मात्र 29 रुपए में, साथ में PDF भी मिलेगी। थोड़ा थोड़ा करके आएगा, डेली एकदम से आपको इतने % नहीं देंगे। डेली रूटीन में आपका 1-2 टेस्ट डलेगा टॉपिक वाइज, आपको ये यहां से कवर कर सकते हो। फुल लेंथ टेस्ट देना है CET का स्पेशल, दोस्तों 50 रुपए में 50 टेस्ट मिल जाएंगे, फुल लेंथ के 50 रुपए में 50 टेस्ट, और उतना ही टाइम मिलेगा 90 मिनट का जितना HSSC देती है। अपने आप 90 मिनट में टेस्ट सबमिट हो जाएगा, यानी कि उस टाइम को कंट्रोल करने की, टाइम मैनेजमेंट की जो है वह समस्या भी आपकी यहां तक हम खत्म कर देंगे। साथ में फ्री PDF में मिलेगी KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पे। आपको ये दोनों चीज देखनी है दोस्तों, तो KTDT ऐप पर पेड टेस्ट सीरीज का सेक्शन है, वहां पर मिल जाएगा। आपको बैच ज्वाइन करना है, KTDT ऐप पे आपको पेड क्लासेज के सेक्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों यदि किसी साथी को HSSC के पुराने पेपर पढ़ने हैं, उनकी बुक लेनी है, 142 पेपरों की बुक, दोस्तों अपनी वेबसाइट है whichbookisbest.com, इस वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हो, 5-6 दिन में आपके घर पे आ जाएगी। आप डेली 1-1 पेपर अटेम्प्ट कर लेना। कोई और जानकारी लेनी है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लेना। दोस्तों ऐप के ऊपर भी 150 पेपरों की PDF मैंने डाल रखी है। क्या है? 150 पेपरों की PDF मैंने डाल रखी है KTDT ऐप पे। आपको वो PDF मिल जाएगी 40-50 रुपए में, डाउनलोड नहीं होगी आपके मोबाइल पर, आप केवल पढ़ सकते हो। उसमें 50% के ऑफिशियल आंसर की है, 50% की आंसर की नहीं है। ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। पेपर आपका 15 अगस्त के बाद, प्रैक्टिकल हम अप्लाई करके देखें तो दोस्तों 15 अगस्त के बाद संभावना है, बाकी सब चीजें आपके सामने हैं। दोस्तों आप बताइए कि हाँ एक चीज रहेगी, नोटिस कब आएगा? भाई HSSC नोटिस क्यों नहीं निकाल रही? यदि HSSC को लगता है या सरकार को लगता है कि हम जुलाई में पेपर करवा रहे हैं, तो भाई नोटिस क्यों नहीं दे रही HSSC पहले से? बच्चों का भला नहीं चाहती क्या HSSC? HSSC भला तो चाहती है, लेकिन समस्या एक और लग रही है। वो समस्या क्या है? यदि एग्जाम डेट का नोटिस पहले जारी कर दिया, 1 महीना पहले, तो दोस्तों हो सकता है कोई ना कोई कोर्ट केस कर दे, जैसे पीछे बहुत सारी भर्तियां लटकाई गई है। इन कोर्ट केस से बचने के लिए दोस्तों सरकार बहुत पहले नहीं बताती, खासकर हरियाणा के अंदर। बाकी स्टेट में तो पता नहीं, भाई बता देती है अपने वाले। ये बात क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये चीजें पहले HSSC के जो पूर्व चेयरमैन है उनके द्वारा कही गई है, या जो अप्लाई भी जब भाई मैं लगभग 2015-16 से वीडियो कर रहा हूं, ये काम कर रहा हूं HSSC के इंफॉर्मेशन के लेकर, तो दोस्तों इस पैटर्न को समझते हुए
वो इसीलिए नहीं देना चाहते कि भाई कोई बच्चा कोर्ट केस ना कर दे, कोई स्टे ना लगा दे, भाई फिर भर्ती डिले हो। ठीक है, इसलिए हो सकता है नोटिस लेट आएगा आपका, लेकिन दोस्तों आप लोग मेहनत करते रहिए, तैयारी करते रहिए, पेपर जब भी हो आप अपना झंडा गाड़ के आना है, इस तरीके से काम करो। ठीक है, प्रैक्टिकल मैंने बता दिया, बाकी HSSC है, कल भी पेपर ले सकती है। ठीक है जी, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, वीडियो पसंद आई है और आपको लगता है कि ये आपको किसी रिश्तेदारी में, अपने छोटे बच्चों के साथ, अपने चाचा ताऊ के बच्चों के साथ शेयर करनी चाहिए, गांव के किसी ग्रुप में शेयर करनी चाहिए, तो दोस्तों शेयर कर देना। हो सकता है दोस्तों इस वीडियो से एक पॉइंट किसी आदमी को क्लिक कर जाए और इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाए और वो गवर्नमेंट जॉब लग जाए। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।